आपको मालूम है कि अभी दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है और हर साल किसी ना किसी देश में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है और ये बड़ी अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। और इसमें दो चार चीज़ें जो कॉन्फ्रेंस में हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं समझता हूँ कि हिंदी डिक्शनरी में हमें एक एक नया शब्द मिल गया है। आपको मालूम है कि अंग्रेजी में बोलते हैं हरक्यूलियन ब्लंडर, और अब जो नया शब्द है दैट इज गलगोटियन ब्लंडर। मतलब कि गलगोटियन थंडर लीडिंग टू गलगोटियन ब्लंडर। अभी भी कमाल है कि गलगोटिया के स्टॉल में रोबोडॉग दिखाया गया। और सबसे हैरानगी की यह बात है कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने वही रोबोडॉग को ट्वीट में दिखाया कि देखिए हमारी कितनी उपलब्धि है। और फिर जब पता चला कि वो तो चीन का बनाया हुआ रोबोटिक डॉग है, तो तुरंत उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक नया शब्द आ गया। अब कहेंगे कि हम गलगोटियन प्रेजेंटेशन, गलगोटियन एग्जैजरेशन, गलगोटियन ब्लंडर। अंग्रेजी में भी यही होगा कि जब हम पार्लियामेंट में भी हम बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी रेख देख में, देश की रेख देख में, सरकार की रेख देख में ऐसा हो तो हमें अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब इन्होंने इतना भी नहीं ख्याल किया कि जो इनके स्टॉल्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, पहले उनकी जांच की जाए, निगरानी की जाए, पता किया जाए कि वाकई में वो सही है या गलत। तो ये तो सरकार की लापरवाही थी। हम कई चीजों पे निंदा कर सकते हैं कि आज के दिन लेकिन निंदा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सीरियस है और इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और उससे उपलब्धि क्या होगी। मैं समझता हूं कि कई क्षेत्रों में हमें बहुत फायदा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में आज के दिन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों में किसानों को ऐसी ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे अपना वो बचाव कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, मौसम कैसा होगा, कब बुआई होनी चाहिए, कब कटाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ये बहुत भारी उपलब्धि होगी और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा आउटपुट हो सकती है। हम एक विश्व में हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आज भी हैं, लेकिन राइस के तो है ही, बट बाकी भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, इससे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी हमें दूर स्कूलों में कुछ चंद बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अध्यापक भेजना पड़ता है, अध्यापक आते नहीं हैं। तो अब हमें एक एआई ट्यूटर मिलेगा। वो कहीं से भी ट्यूटर हो सकता है, विश्व में कहीं से भी ट्यूटर मिल सकता है और उसको डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकता है और अध्यापक की भी जरूरत नहीं। वैसे अध्यापक होना चाहिए क्योंकि बच्चों को डायरेक्शन मिल सकती है, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और वो तभी होगा जब हर स्कूल में वाईफाई सही तरीके से चले। वो तभी होगा कि स्कूल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए एआई की के द्वारा पढ़ने की, वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसमें बहुत एक भारी बदलाव आ सकता है।
और जो तीसरा क्षेत्र है जिसमें बड़ा भारी बदलाव आ सकता है, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा दूसरा एजुकेशन हो गया, और तीसरा हेल्थ, स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही भारी बदलाव आ सकता है। आपके सारे डायग्नोस्टिक्स जो हैं, एक ब्लड टेस्ट के द्वारा आपको एआई बता सकता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, कैसे होना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, किस अस्पताल में ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी है देश के सामने। अब उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना, ये भी अपने आप में एक खुद मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस पे तवज्जो दे, और मैं समझता हूं कि तवज्जो देगी, तो निश्चित रूप से इन 3 सेक्टर्स में तो बहुत भारी बदलाव आ सकता है। ये तो एक बात हुई। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बातें हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आज के दिन हमारा आईटी सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर है, ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसमें कोई आईपी क्रिएट नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती इसका। एक कॉल सेंटर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती, वो सर्विस सेंटर होता है। तो ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। लेकिन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब के देश की संपत्ति को बढ़ाना थ्रू आईपी, एक अपने आप में मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आपको इस बात के बारे में चर्चा करूंगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आईटी में हमें दुनिया में, विश्व में वो कंपनीज हैं जो जीपीयू लगाती हैं। जीपीयू का मतलब क्या हुआ? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई चीजों को इकट्ठा करके आपको दिखा सकता है कि होने क्या वाला है। इसमें पैसा बहुत लगता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो मतलब कि कई जीपी यूनिट क्लस्टर्स क्रिएट कर रही हैं, उसमें पैसा बहुत लगता है। और प्राइवेट कंपनीज के पास, ग्लोबल कंपनीज के पास तो है ही पैसा, लेकिन उसका सरकार भी साथ देती है। तो उसका तो मतलब कि जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा होकर जीपी यूनिट्स लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा, हमने अभी तक कोई ऐसा काम किया नहीं। तो जो आईपी क्रिएट होगी, जो वेल्थ क्रिएट होगी, जो संपत्ति क्रिएट होगी, वो उन कंपनीज की होगी जो क्लस्टर ऑफ जीपीयूज लगा सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको सच बात बताऊं कि हमारे बजट में एआई के लिए पिछले साल इन्होंने 2000 करोड़ का साधन दिया था, और उस 2000 करोड़ में 40% खर्च हुआ। 40% खर्च हुआ। और इस साल उन्होंने, दैट इज 26-27, उन्होंने 1000 करोड़ कर दिया। वो 2000 से 1000 करोड़ कर दिया, और अगले 5 साल में कह रहे हैं कि हम 10,000 करोड़ देंगे। तो इससे तो कुछ होने नहीं वाला। तो ये तो तय है कि जहां तक संपत्ति का सवाल है, देश की संपत्ति का सवाल है, वहां हम कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। चीन और अमेरिका इतना खर्च कर रहे हैं जीडीपी के अंतर्गत कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये तय है कि हम आईपी नहीं बना सकते, केवल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में हम काम कर सकते हैं। ताकि जैसे हम आईटी बीपीओ में हम सर्विस करते थे दुनिया के लिए, वैसे ही हम यहाँ सर्विस कर सकते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन तो ये कहना कि हिंदुस्तान ग्लोबल लीडरशिप लेगा इसमें, ये मैंने कहा जब तक लोग समझेंगे नहीं कि ग्लोबल लीडरशिप का मतलब क्या है, तब तक ये बात जनता के सामने नहीं आएगी। तभी तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। 2-4 बातें और आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जो हमारा डेटा हम जेनरेट करते हैं,
वो दुनिया में, विश्व में 20% डेटा हिंदुस्तान में जनरेट होता है। विश्व में 20% डेटा यहाँ जनरेट होता है, लेकिन हमारी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो केवल 3% है। 20% जनरेट होता है, स्टोरेज 3%। दूसरी बात, जो हम R&D में खर्च करते हैं, क्यों बिना R&D के तो आप दुनिया में कभी संपत्ति क्रिएट कर ही नहीं सकते। जो हम R&D में खर्च करते हैं वो 0% 64% है, 64%, 0.64%, मतलब 1% से भी कम, हाँ, ऑफ आर GDP। और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो करते हैं 3.5% ऑफ देयर GDP। और चीन करता है 2.6% ऑफ देयर GDP। साउथ कोरिया करता है 3.4% ऑफ देयर GDP। जापान करता है 3.1% ऑफ GDP। जर्मनी करता है 2.2% ऑफ GDP। तो अगर, और हम करते हैं 0.64%, तो मुकाबला तो है ही नहीं ना, जब तक हम R&D नहीं करेंगे। और ये बात मैं पिछले 10-12 साल से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट, निवेश R&D में लगभग कुछ भी नहीं है। तो अगर निवेश नहीं करोगे R&D में तो संपत्ति कैसे पैदा होगी, देश के आप AI लीडर बनोगे कैसे? ये दूसरी बात आपके सामने कहना चाहता हूं। फिर जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 2% ऑफ ग्लोबल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि 2% से कम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान का भागीदारी है। तो हम कहां लीडर बनेंगे? तीसरी बात, हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत विकसित तब होगा जब भारत शिक्षित होगा। विकसित कैसे होगा जब शिक्षित नहीं होगा? तो शिक्षा के संदर्भ में हमारा जो कभी 6% ऑफ GDP आया हुआ है, तो आज भी स्कूलों के बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उस पे हमें दुख लगता है। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं पढ़ाई ठीक नहीं है, और अमेरिका क्यों सबसे आगे है, चीन क्यों सबसे आगे है? क्योंकि वहां जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो उच्च स्तर की है। यहाँ जो अमीर लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है, उनके बच्चे तो ठीक ठाक रहते हैं। और वही लोग जो थोड़ा बहुत GDP में हिस्सादारी लेते हैं, वो वही लोग हैं। लेकिन जो 80 करोड़ हमारे लोग हैं, जिनके बच्चे गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, आपने R&D पे तवज्जो नहीं दी, आपने शिक्षा में तवज्जो नहीं दी, और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे बच्चे भी शिक्षित नहीं हैं, फिर हम विकसित भारत की बात करते रहते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सारे ग्लोबल लीडर आए। मैं ग्लोबल लीडर मैं कह रहा हूं जो कंपनीज के ग्लोबल लीडर। वैसे तो फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब आए, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला साहब आए, और एस्टोनिया के प्रेसिडेंट आए, इतने ही आए। पर जहां तक ग्लोबल लीडर हैं, सबको इंटरेस्ट है इंडिया में, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे IT BPO में हम सबसे आगे थे, तो सर्विस तो यहीं से ही होगी ना, क्योंकि सबसे लिटरेट पॉपुलेशन नंबर 2 पे विश्व में हिंदुस्तान में है। वही जो 250 मिलियन जो लोग हैं, मतलब 25 करोड़ लोग ना। सुंदर पिचाई यहाँ आए, एंथ्रोपिक के CEO आए, क्रिस्टियानो एमोन क्वालकॉम के CPO आए, सैम ऑल्टम AI ओपन AI के आए, CEO ओपन AI के आए, ब्रैड स्मिथ आए, सभी आए। सभी को बड़ा इंटरेस्ट है और सभी चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिस्सेदारी करे, लेकिन उनको मालूम है कि हिस्सेदारी क्रिएशन ऑफ वेल्थ में तो हो नहीं सकती। तो वो चाहते हैं कि हमारे लोग जैसे IT और BPO चलाते थे वैसे ये भी चलाएं, ताकि हम सर्विस इंडस्ट्री बन सके। ठीक है, इसलिए उनको इंटरेस्ट भी है, वो बुरी बात भी नहीं है, लेकिन उसमें भी हम डेवलप करेंगे अभी।
अच्छा, ये तो बात हो गई एक। अब इसका नतीजा क्या होगा एआई का? अब दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूँ, एआई का नतीजा क्या होगा। एआई जब आएगी तो आईटीओ और बीपीओ सब खत्म हो जाएंगे। हमारी जो वर्क फोर्स है, मतलब कि जो हमारे लोग जो काम करते हैं कृषि के क्षेत्र में, वर्क फोर्स लगभग 45% से 50%, और जो ये सर्विस सेक्टर में है वो 30%, और बाकी कृषि, बाकी दूसरे सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो आईपीओ तो आईटी और बीपीओ तो खत्म हो जाएगा, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो एआई आ जाएगा। तो कितने जो हमारे रोजगार है, बहुत नुकसान होगा, बहुत ही नुकसान होगा। मतलब कि जहां रोजगार है वही नुकसान होगा, क्योंकि रोजगार ज्यादा तो सेल्फ एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, और मैन्युफैक्चर में ज्यादा रोजगार है नहीं। ज्यादा रोजगार तो सर्विस सेक्टर में है, ठीक है ना। 30% तो वही है, वही खत्म हो जाने वाली है। वो मोस्टली आईटी एंड बीपीओ है, वही खत्म हो जाएगी। और जो स्किल्स हैं हमारी, बच्चों की स्किल्स हैं, जिसके द्वारा हम थोड़ा बहुत जो करते भी हैं, वो स्किल्स जब तक आप उनको अपस्किल नहीं करोगे, अपस्किल नहीं करोगे, मतलब कि और शिक्षा के द्वारा एआई के संदर्भ में अपस्किल नहीं करोगे, और अपस्किल नहीं करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट चाहिए। वो भी आप लोगों ने, इस सरकार ने उसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है। और इसी संदर्भ में जो हमारा अनंता नागेश्वरन साहब हैं, जो हमारे सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है, उनका चैप्टर है द वे फॉरवर्ड। तो उन्होंने कहा है कि वी हैव टू बी कॉशियस, हमें बड़े ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट है एआई का वो हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो फ्रूगल होना चाहिए, बॉटम अप होना चाहिए, हम टॉप डाउन नहीं कर सकते। उन्होंने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार के एडवाइजर ने कहा है कि बॉटम अप होना चाहिए, टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बबल भी हो सकता है, और हमारी जो डिपेंडेंस है बड़ी फ्रेजाइल है। और और उन्होंने एक और बात कही है कि जो लोअर मिडिल इनकम लोग हैं ना, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वही तो वो जॉब करते हैं, तो वो जॉब भी चले जाएंगे एआई की वजह से। तो इसलिए ये डेटा सेंटर्स हों, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्लस्टर ऑफ जीपीओज होती है ना, हाँ, जीपीयूज, इन क्लस्टर्स में लाखों लीटर पानी लगता है, और एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा, बहुत ऊर्जा कंज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है ना। हमारे पास तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो इतने है ही नहीं। तो अगर हम ऐसे क्लस्टर्स लगाएंगे जिसको बड़ा टाइम लगेगा, और हमने सोचा है कि 38,000 क्लस्टर्स हम लगाए अगले कुछ सालों में, वो तो बहुत कम है। लेकिन अगर लगाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से लाओगे? ऊर्जा तो कोल से ही आएगा ना। तो अगर कोयले से आएगा ऊर्जा, पोल्यूशन और बढ़ेगा। तो ये चीजें बड़ी सीरियस चीजें हैं। मैं ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बातें हैं जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। ये बातें हैं जिससे सरकार को, जनता को बताना चाहिए कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये कोई बताता नहीं है, और ये बस भाषण देते रहते हैं कि भैया हम देखिए, हम तो विश्व में लीडरशिप रोल ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कई बार बोला है, इनको सरकार चलाने नहीं आती, चुनाव जीतने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन है, जो जिस तरह से आज कह रहे थे कि जब कांग्रेस का जिस तरह एआई समिट में प्रोटेस्ट कर रही थी टी शर्ट उतार करके, ये एंटी, ये कोई एआई का टॉपिक है? ये तो पॉलिटिकल टॉपिक है ना। मैं बात एआई की कर रहा हूँ। एआई का समिट हुआ, अच्छी बात है देश में, लेकिन इस पे चर्चाएं नहीं हो रही है। इसके अंदर अब राजनीति हो रही है। किससे चर्चा? एआई के ऊपर आउटकम। यही तो मैं कह रहा हूँ जी। हाँ। यूथ कांग्रेस की फिर वही बात भैया,
इससे कोई एआई से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एआई में हमारी उपलब्धि कहाँ हो सकती है, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, उनको सामना कैसे करना पड़ेगा, सरकार को क्या करना चाहिए, वो तो सरकार बताई ही नहीं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया किसी ने, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना बीजेपी ने, उन्होंने बताया। उनकी जिम्मेदारी है, क्यों है कि मुझे बताना पड़ रहा। मैं तो एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ना, मुझे बताना पड़ रहा है देश को कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बीजेपी केवल राजनीतिक बात करती है। हमें कोई लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, इस पे मैं जवाब दूंगा। पूछो, कोई सवाल पूछो एआई पे, तो मैं पूरा जवाब देने को तैयार हूं। मतलब कि बहुत भारी संकट में आ सकते हैं हम, और बहुत भारी अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है, दोनों चीजें हैं। और अगर आप चुनाव पे ही अपनी सारी जो कंसंट्रेशन है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे इलेक्शन कमीशन को अपने साथ करना है, अगर उसमें ही सारी एनर्जी लगा लोगे तो एआई की एनर्जी नहीं आप ले सकते। ये बात है। कांग्रेस ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल बोला जा रहा है। मैंने आपसे क्या बोला हुई कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एआई पे कर रहा हूं ना। मैंने तो सर इसकी चर्चाएं सरकार चर्चा एआई की चर्चा नहीं हो रही। सरकार 1 सेकंड, एआई की चर्चा नहीं हो रही इसमें। इसी एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 4 दिन चल रही है ना, तो 4 दिन तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, तो एआई की चर्चा हो रही है ना, उसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी वहां इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में ओपन एआई ने सैम ऑल्टनर में बड़ा भाषण दिया, बहुत बड़ा अच्छा भाषण है। आपने एक सवाल नहीं पूछा मुझसे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है एआई का? आप तो पत्रकार हो ना। हाँ, तो सब्जेक्ट मैटर तो एआई है, सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेस्ट नहीं है, ना मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, अमेरिकन जो अपेक्स कोर्ट है, ट्रंप के टैरिफ पे स्ट्राइक किया है, उसको कैसे देखते हैं? फिर वही बात, अरे भैया, ट्रंप ने डील करना है, नहीं डील करना, हिंदुस्तान कैसे डील करेगा, कैसे नहीं डील करेगा, ठीक है ना, तो ये राजनीतिक बातें हैं। मैं बात कर रहा हूं आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, देश को ये अवगत कराने की कि इसमें हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं, और उस पर देखो, देश को आगे बढ़ना है, ठीक है ना, देश को आगे बढ़ना है ना। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले जी, हाँ, अच्छे स्किल्स मिले, ये जिम्मेदारी है ना, देश की जिम्मेदारी है ना। उसके बारे में चर्चा करो यार, देश की बात करो। ये उसने नहीं किया, ट्रंप ने ऐसे किया, ट्रंप ने पहले कह दिया, इन्होंने मान लिया, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, ये तो राजनीतिक बातें हैं। अब इसका क्या होगा, कैसे नहीं होगा, फिर उस पर हम किसी और दिन पॉलिटिक्स पे आपसे बात करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत